तो मैंने आपको क्या बताया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से फ्लो ऑफ एनर्जी होता है लिविंग सिस्टम में। एक तो ये जरिया है। तो बात है कि मैंने क्या बोला कि लिविंग सिस्टम में एक सिंगल रिएक्शन भी विदाउट एंजाइम नहीं होता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिविंग सिस्टम में कौन कराता है, कौन सा एंजाइम कराता है? तो जवाब है ये कराता है एंजाइम ऑफ क्लास 1। और क्लास 1 का एंजाइम मैंने आपको पहले भी बताया, ऑक्सीडो रिडक्टेज। और उस क्लास में 3 सब क्लास आती है, सब क्लास 1, सब क्लास 2, सब क्लास 3। सब क्लास 1 में आता है ऑक्सीडेज, 2 में आता है डिहाइड्रोजनेस और 3 में आता है रिडक्टेज। ठीक है, मैंने आपको ये भी समझाया कि ऑक्सीडेज भी ऑक्सीडेशन कराता है, डिहाइड्रोजनेज भी ऑक्सीडेशन ही कराता है और रिडक्टेज रिडक्शन कराता है। लेकिन इसके ऑक्सीडेशन कराने का तरीका अलग है। ये ऑक्सीजन को ऐड करा के कराता है और ये हाइड्रोजन को रिमूव करा के कराता है ऑक्सीडेशन, और ये हाइड्रोजन को ऐड करा के करता है रिडक्शन। और ऐसा हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में 2 ही एग्जांपल है जो हमने आपको पहले डिस्कस कर लिया है। इसकी बातें यहाँ पे समेट दो। अब हमारी बातें किसकी होने वाली है? डिहाइड्रोजनेज और रिडक्टेज की। तो पहले मैं आपको डिहाइड्रोजनेज का रोल समझाता हूँ। गौर से समझना, रोल गौर से समझना, एक बार में समझ आना चाहिए। ठीक है, ये कोई कंपाउंड है AH2, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देख के बताओ ये कंपाउंड रेड्यूस्ड है या ऑक्सीडाइज्ड है? देख के बताओ। रेड्यूस्ड है क्योंकि AH2 है। इस पे एंजाइम गिरा डिहाइड्रोजनेज। अब डिहाइड्रोजनेज के साथ रिएक्शन करने जा रहा है। ठीक है साहब, और क्या हुआ? इस डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ने, नाम से पता चला डिहाइड्रोजनेज, हाइड्रोजन को रिमूव करा देगा H2 से, A अलग हो गया बेचारा, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अलग, 2 प्रोटॉन निकला उससे और 2 इलेक्ट्रॉन निकला। तब कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये मतलब नंगा नहीं घूमेगा सर, ये केमिस्ट्री का रूल वायलेट हो जाएगा। बात तो सही, बात तो सही। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहली बात ये नंगा घूमेगा ही नहीं। लेकिन आपको ये लिख के मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रोटॉन निकला, इलेक्ट्रॉन भी निकला, फिर इलेक्ट्रॉन भी निकला, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हुई इस दौरान, हीट एनर्जी भी नहीं रिलीज हुई है। बट तुरंत ये रिएक्शन होते ही, ये रिएक्शन हो ही जब रहा था, उसी दौरान ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलते ही इसको एक्सेप्ट कर लिया को एंजाइम ऑफ डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम का ग्रुप है। अब इस डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के जो को एंजाइम है वो हो सकते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? या तो हो सकता है NAD, या हो सकता है NADP, लो पहले लिख देता हूं NADP, या हो सकता है NADP, या हो सकता है NAD, या हो सकता है FAD। ये 3 प्रकार के कोएंजाइम हो सकते हैं। किसके? डिहाइड्रोजनेज के। तो जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो इसी दौरान ये कोएंजाइम ने ही ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया होगा और NADP बन गया होगा NADPH2। NAD अगर हुआ होगा तो NADH2, और अगर FAD रहा होगा तो FADH2। मुझे बताओ, बताओ बच्चे बताओ, ये जो है ये क्या है? कोएंजाइम ऑफ व्हाट? कोएंजाइम ऑफ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये क्या है? रेड्यूस्ड कोएंजाइम। रेड्यूस्ड कोएंजाइम। क्या आपने एंजाइम के मैकेनिज्म ये पढ़ा है कि ये एंजाइम एक्टिव ही तब हुआ होगा जब इसके साथ या तो NADP, या तो NAD, या तो FAD जुड़ा होगा। हेलो, तब एंजाइम एक्टिव हुआ होगा, अपने सबस्ट्रेट को जोड़ा होगा और रिएक्शन कंप्लीट होते ही उसका कोएंजाइम फिर उससे अलग हो गया होगा। हेलो हेलो, उसका कोएंजाइम उससे अलग हो गया होगा। ऐसा ही होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम में। और यहां जब इसके साथ जुड़ा तो जुड़ा कौन? कोएंजाइम। और जब कोएंजाइम हटा तो एट द टाइम ऑफ रिएक्शन कोएंजाइम का हो गया क्या? रिडक्शन, क्योंकि इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन कराया किसने? एंजाइम ही नहीं कराया ना, क्योंकि एंजाइम का नाम था डिहाइड्रोजनेज। उसमें जो कोएंजाइम था वो इलेक्ट्रॉन खाने की भूख रखता था, उसका हो गया रिडक्शन, वो बन गया रेड्यूस्ड कोएंजाइम। और वो रेड्यूस्ड कोएंजाइम सेल में अभी पड़ा हुआ है। सेल के साथ जहां पे भी हो रहा है रिएक्शन, जहां पे भी रिएक्शन हो रहा है वहां पे अब रेड्यूस्ड कोएंजाइम पड़ा हुआ है। और इसका जो वो वाला पार्ट था एपो एंजाइम वाला पार्ट, वो एपो एंजाइम वाला पार्ट अलग हो गया और प्रोडक्ट बना H2 से A बन गया। अब जो मैं पूछूंगा वो बताना,
जो पूछूंगा वो बताना ध्यान से। इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन किसका हुआ रिवा? H2 का। H2 का हुआ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसका हुआ? A का। नहीं, रिडक्शन किसका हुआ अतीक? कोएंजाइम का। कोएंजाइम का। वो कोएंजाइम कोई सा भी हो सकता है, डीहाइड्रोजनेज का NADP हो सकता है, NAD हो सकता है, FAD हो सकता है। ठीक है, चलो राजेश्वरी बताओ, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या बना? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या बना? NADPH2। नहीं, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या बना रिवा? A+2H+2 नहीं, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या बनाती? ए। रेड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या बना सृष्टि? रेड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या बना? NADPH2। मतलब इसके ऊपर लिखा है ना ये तीनों रेड्यूस्ड कोएंजाइम। यानी कि इस दौरान रिएक्शन तो यानी कि इस दौरान रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ। और देखो मेरी वो बातें सत्य साबित होती दिख रही होगी, एक का हुआ ऑक्सीडेशन तो दूसरे का हुआ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जिसका हुआ उससे बना ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, और जिसका रिडक्शन हुआ उससे बना रेड्यूस्ड प्रोडक्ट। और जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ए है वो किसी पर्पस के लिए ही बना है, वो तो जिस पर्पस के लिए बना है उसमें वो कंज्यूम हो जाएगा। अब बात करते हैं रेड्यूस्ड कोएंजाइम की, उसका क्या होगा? हम रेड्यूस्ड कोएंजाइम के फ्यूचर की अभी बात करेंगे, उसका क्या होगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट आता है वो। ठीक है, मैंने कहा कि कई सारे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के कोएंजाइम NADP हो सकते हैं, किसी के NAD हो सकते हैं, किसी के FAD हो सकते हैं। एग्जाम में आता है किस टाइप के डिहाइड्रोजन एंजाइम का कोएंजाइम NAD, किसका NADP, किसका FAD। कान खोल कर सुन लेना, यहाँ P लिखा है ना, P लिखा है ना दी। NAD हर उस डिहाइड्रोजन एंजाइम का कोएंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। हेलो, जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। अब आ जाओ NAD हर उस एंजाइम डिहाइड्रोजन एंजाइम का कोएंजाइम है जो एंजाइम सेलुलर रेस्पिरेशन में भाग लेता है, सेल रेस्पिरेशन में भाग लेता है। हाँ, अब एक एक्सेप्शन है, क्या है सुनना ध्यान से। सेल रेस्पिरेशन में ही एक पाथवे है, HMP संट पाथवे। कौन सा पाथवे है? हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट पाथवे। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जिक्र करूंगा मैं, इसका जरूरी है। HMP संट पाथवे, तो HMP में P आ रहा है ना, HMP संट पाथवे और फोटोसिंथेसिस में भाग लेने वाले डिहाइड्रोजन एंजाइम का कोएंजाइम NADP होता है। यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन में HMP संट पाथवे का भी एंजाइम जो है डिहाइड्रोजन एंजाइम, उसमें भी डिहाइड्रोजन एंजाइम का कोएंजाइम NADP ही होगा, उसमें भी रेड्यूस्ड कोएंजाइम NADPH2 ही बनेगा। ठीक है, और बाकी जितने भी सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम है सब में NAD होगा, डिहाइड्रोजन एंजाइम का कोएंजाइम NAD होगा। हाँ, एक एक्सेप्शन और है, क्रेब्स साइकिल में एक पर्टिकुलर स्टेप होता है, एक पर्टिकुलर स्टेप क्रेब्स साइकिल का, जहां पे FAD होता है एज अ कोएंजाइम ऑफ डिहाइड्रोजनेज। और मैं आपको बता भी देता हूं, वो डिहाइड्रोजन एंजाइम का नाम भी आप जानते हो, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। जिन्होंने एंजाइम पढ़ा होगा उनको याद आ गया होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, जहां पर जो सबस्ट्रेट है वो होता है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में, ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये एक प्रकार का डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, और इसका जो कोएंजाइम है वो FAD होता है और बनता है FADH2। बाकी और सेलुलर रेस्पिरेशन में जितने भी एंजाइम है, HMP संट पाथवे को छोड़ दो और क्रेब्स साइकिल के इस पर्टिकुलर स्टेप को छोड़ दो, सेल रेस्पिरेशन के हर डिहाइड्रोजन एंजाइम का कोएंजाइम NAD। अच्छा, और बता देता हूं कि NAD और कहां हो सकता है एज अ कोएंजाइम ऑफ डिहाइड्रोजनेज। बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का कोएंजाइम NAD होता है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। हाँ बोलो, NAD कहां हो सकता है डिहाइड्रोजन एंजाइम का कोएंजाइम? NADP, P मतलब फोटोसिंथेसिस,
मतलब प्लांट का फोटोसिंथेसिस, प्लांट के फोटोसिंथेसिस के डीहाइड्रोजन एंजाइम में हो सकता है कोएंजाइम एनएडीपी। और कहाँ हो सकता है? पी मतलब एचएमपी शंट पाथवे, पी एचएमपी शंट पाथवे में हो सकता है, याद रहेगा। एनएडी कहाँ हो सकता है? सेल रेस्पिरेशन में हो सकता है, एक्सेप्ट एचएमपी शंट पाथवे। और एक पर्टिकुलर स्टेप जहां सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमिक एसिड में, सक्सिनिक डीहाइड्रोजन एंजाइम को छोड़ के, एनएडी वहां होगा। और कहाँ होगा? बैक्टीरिया में होगा, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में होगा। एफएडी कहाँ होगा? एफएडी मात्र एक जगह पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, मात्र एक जगह एफएडी होगा, डीहाइड्रोजन एंजाइम का कोएंजाइम। और वो एंजाइम का भी नाम आपको पता होना चाहिए, कौन? सक्सिनेट डीहाइड्रोजन एंजाइम, धासो एंजाइम। बोले तीनों बात याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। चलिए बोलो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको डीहाइड्रोजन एंजाइम का रोल समझ में आया? हाँ, क्या? बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होता है? हाँ होता है, पढ़ते चलिए, सब पढ़ाएंगे। सवाल आया? होता है? हाँ होता है, इवन पढ़ाऊंगा भी सही, ठीक है। बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होता है। हाँ, अब मैं बता रहा हूं कि ये जो डीहाइड्रोजन एंजाइम था, इसका रोल समाप्त हुआ। इसका क्या रोल था? हो गया। इसका ऑक्सीडेशन कराना था, करा दिया। इसका ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ए बन गया। इसके खुद के कोएंजाइम का रिडक्शन हो गया, रेड्यूस्ड कोएंजाइम में बन गया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसका फ्यूचर क्या है? इसका फ्यूचर क्या है? और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ये सेल में स्टोर नहीं हो सकता है, ये सेल में स्टोर नहीं होता है। क्या कोई बच्चा बता सकता है ये सेल में स्टोर क्यों नहीं होता है? और अगर सेल में स्टोर नहीं होता है तो इसका फ्यूचर क्या है? दिमाग लगा के बताओ, एकदम आराम से सोच के। अतीक बताना चाह रहा है, ठीक। और कोई बच्चा दिमाग लगाओ। ये सर, क्योंकि सर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करता है सर, और वो फास्ट मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है सर, इसलिए वो स्टोर नहीं हो सकता वहां पे। और कोई बताओ। बताओ अतीक। सर डिहाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो एंजाइम है डिहाइड्रोजनेज, उसका ये कोएंजाइम है। और ये कौन कौन रिएक्शन कौन करने के कौन लिए कौन? एनएडी, एनएडीपी, हम्म एफएडी, ये सर, ये सारा। हम्म और इस रिएक्शन को चलने के लिए ये कोएंजाइम बहुत फ्री होना बढ़िया, चाहिए, बहुत मतलब बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे भैया एक बात बताओ कि अगर कोई बाइक है, वो बाइक सवारी ढोती है, सवारी लेके यहाँ से वहां गया, और वो सवारी उतारा और वो वहीं रह जाएगा, या सवारी को ले जाके बैठ के वहीं पे रह जाएगा, सवारी को उतारेगा वहीं पे रह जाएगा, तो क्या कोई पैसेंजर फिर यहाँ से वहां दोबारा जा पाएगा? वो रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, उससे लोग आएंगे जाएंगे नहीं फिर। समझ रहे हो क्या? और रोज रोज बाइक खरीदना ये बस की बात नहीं है। ये एनएडीपी, एनएडी, एफएडी, ये कोएंजाइम बड़े मुश्किल से सेल के अंदर बनाए जाते हैं, और ये बार बार बनाना संभव नहीं है यार, बनाने में भी खर्चा लगता है उसको, रॉ मटेरियल चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनएडी, एनएडीपी, एफएडी, ये रेड्यूस हुए, रेड्यूस होने के बाद ये स्टोर नहीं होंगे, इनको तुरंत एनएडीपी और एफएडी और एफएडी एनएडी में कन्वर्ट होना है। तो ये तो बात पक्की हो गई कि स्टोर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि डीहाइड्रोजनेज एंजाइम को दोबारा उसका को एंजाइम चाहिए इस रिएक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए। ये रिएक्शन बार बार चले, क्योंकि ऐसा एक प्रोडक्ट थोड़ी, एक ऐसा एक सबस्ट्रेट थोड़ी है, घने सारे सबस्ट्रेट, और आपको पता है एंजाइम रीयूज हो सकता है, तो उसका को एंजाइम तो पहले फ्री हो जाए। इस एंजाइम के साथ को एंजाइम बाइंड करता है, ना कि रेड्यूस्ड को एंजाइम। तो ये बात तो समझ में आ गई कि स्टोर नहीं हो सकता है। तो मुझे बताओ इसका क्या होगा? अगर इसका स्टोरेज नहीं होगा तो रिवाइज का क्या होगा? ये रेड्यूस्ड को एंजाइम का क्या होगा? सर डिड्यूस नहीं होगा तो फिर से फिर मतलब अपने फॉर्म में फिर से आ जाएगा। हाँ, कि किस प्रोसेस से अपने फॉर्म में फिर से आएगा? प्रोसेस नहीं पता। कौन सा बताएगा? सॉरी, और कौन बच्चा बताना चाहेगा? सर ऑक्सीडेशन। शाबाश, इसका ऑक्सीडेशन होगा। जब कोएंजाइम का हुआ था रिडक्शन तो बना था रेड्यूस्ड कोएंजाइम, और जब इसका होगा रिडक्शन, जब इसका होगा ऑक्सीडेशन तो बनेगा कोएंजाइम। बोले। और इसका जब रिडक्शन होगा तो उस दौरान रिएक्शन चल रहा होगा, रिडक्शन रिएक्शन, किसी न किसी सबस्ट्रेट में जानबूझ के हाइड्रोजन घुसेड़ा जाएगा, और उस दौरान एंजाइम होगा रिडक्टेज। यानी कि रिडक्टेज एंजाइम इनडायरेक्टली डिहाइड्रोजन एंजाइम की एक्टिविटी को हेल्प कर रहा है। बोलो।
बाय रिक्रिएटिंग कोएंजाइम ऑफ डिहाइड्रोजिनेज। यानी कि इन सभी को ऑक्सीडाइज करना है। और मैं आपको बता देता हूं, इसमें इन दोनों के ऑक्सीडेशन का अलग तरीका है और इसके ऑक्सीडेशन का अलग तरीका है, क्योंकि आप जानते हो ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडाइज होगा। कैसे होगा पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। और ये सेल रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन पर चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो हम पढ़ेंगे। वहां पर फाइनल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है। फाइनली इसका हाइड्रोजन और मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फाइनली भाई बीच में कई सारे कैरियर होते हैं, फाइनली दे दिया जाता है इसको, ऑक्सीजन को। वहां बन जाता है फिर वाटर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में फाइनली। और ये NADH2 ये FADH2 दोबारा रिक्रिएट हो जाता है NAD और FAD। और ऐसे NADPH2 का भी होता है। HMP शंट पाथवे के दौरान भी उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और फोटोसिंथेसिस के दौरान भी उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्रोसेस वगैरह में आप देखेंगे वहां पे कैसे होता है, केल्विन साइकिल वगैरह आप देखेंगे वहां पे। और इस कदर वो NAD FAD और NADP दोबारा क्रिएट होता है और डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कंटिन्यू रहता है। यानी कि फाइनली इनका क्या हो जाना है, फाइनली इनका हो जाना है ऑक्सीडेशन। और ये जरूरी है। क्यों जरूरी समझ में आया? एक तो ये कि इस प्रोसेस को कंटिन्यू कराने के लिए, और दूसरा ये भी तो जरूरी है, सुनो ना, इसमें कहीं से भी एनर्जी आया ही होगा। इसका जब रिडक्शन होगा तो इसमें एनर्जी घुसा हुआ ना, इससे एनर्जी अभी गया है इसमें। अब अगर ये अपने पास ही एनर्जी रख लेगा तो एनर्जी का फ्लो रुक गया ना लिविंग सिस्टम में। हेलो, हमें फ्लो पढ़ना है या स्टैटिक्स पढ़ना है? फ्लो पढ़ना है ना। एनर्जी का तो फ्लो ना हो रहा है, ये अपने पास एनर्जी रखेगा थोड़ी। और सुन लो, एनर्जी कोई अपने पास रखता नहीं है, एटीपी भी नहीं रखता है। एटीपी भी तब बनता है जब उसकी जरूरत होती है। और सुन लो, ठीक है। तो इस दौरान फाइनली NADH2 और FADH2 का माइटोकॉन्ड्रिया पर टर्मिनल ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और उस दौरान घने सारे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होते हैं, उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट से एटीपी भी बनता है। डोंट वरी, डिटेल में पढ़ाऊंगा सेलुलर रेस्पिरेशन में, ठीक है। और NADPH2 का जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान उसका ऑक्सीडेशन होता है। फाइनली उनका ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। अब इन बातों को मैं एग्जांपल से भी आपको समझा देता हूं, तब आपको समझ में आएगा। चलिए इसके लिए चलते हैं एक एग्जांपल पे। इसी को उठाते हैं, इसी को उठाएं, फोटोसिंथेसिस का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा। आ जाओ। फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल के दौरान एक स्टेप लेते हैं जहां पे NADPH2 का जरूरत पड़ता है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका नाम है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 PGA, ठीक है। इनका कराना है, इनका 1,3 PGA का कराना है रिडक्शन। और अभी जो बना था रेड्यूस्ड कोएंजाइम इन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन NADPH2, इसका कराना है क्या, ऑक्सीडेशन। इनका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन। इस दौरान एंजाइम चाहिए रिडक्टेज, रिडक्शन कराना है ना, सबस्ट्रेट का रिडक्शन कराना है। ये तो क्या रेड्यूस्ड कोएंजाइम है, सबस्ट्रेट का रिडक्शन कराना है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि 1,3 PGA का जब हो जाएगा रिडक्शन तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 PGAL, पागल में, ठीक है। और ये NADPH2 जब इसका क्या हो गया, NADPH2 का ऑक्सीडेशन हो गया तो वो कन्वर्ट हो गया NADP में। और NADP फिर से फ्री हो गया डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में भाग लेने के लिए, ठीक है। ये रिएक्शन समझ में आया? NADPH2 का कैसे हुआ ऑक्सीडेशन, मुझे बताओ। इस दौरान जिससे पूछूंगा वो बताना, इस दौरान इसका क्या हुआ है, इसका क्या हुआ है, सृष्टि बताओ। सर 1,3 PGA का रिडक्शन हुआ है और NADPH2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। पक्का? हाँ। चलो बताओ। अगर ऐसा है तो इस दौरान रिवा 1,3 PGA किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट? ऑक्सीडेंट की तरह। पक्का? हाँ। और ये NADPH2 किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, रिडक्टेंट की तरह। रिडक्टेंट की तरह। पक्का? चलो अतिक, इस दौरान
1,3/Pj का हुआ रिडक्शन और NADPH2 का हुआ है ऑक्सीडेशन। इस दौरान किसका एनर्जी रिलीज हुआ है और किसमें वो एनर्जी कंजर्व हुआ है? NADPH2 पे रिलीज हुआ और 13/PGA में कंजर्व हुआ। पक्का? हम्म, यानी कि यहाँ से एनर्जी कंजर्व हुआ है, एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ से हुआ है। ठीक है, दौरान कुछ एनर्जी का लॉस भी हुआ होगा, होता ही है। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ एनर्जी कंजर्व हो गया। ठीक है, अगर ये रिएक्शन हुआ रिडक्टेज की प्रेजेंस में तो NADP फ्री हो गया, वो फिर से अपना रिएक्शन में भाग लेने चल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये 13/PgAl 13/PgA रिडक्शन से बना है तो क्या 13/PgAl को ऑक्सीडाइज करके, उसको ऑक्सीडाइज करके 13/PgA बनाया जा सकता है? यस और नो? मुझे इतना जवाब दो, यस और नो। यस सर। तो क्या ये रिएक्शन रिवर्स हो सकता है? यस और नो? ये एंजाइम रिवर्स होगा, वो एंजाइम सेम रहेगा, कोई और होगा? सोच समझ के बताना, जो एंजाइम पढ़े हो। डिफरेंट होगा, डिहाइड्रोजनेज। शाबाश, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा। बताओ रे वाह, डिहाइड्रोजन एंजाइम का कोफैक्टर कौन होगा यहाँ पे? कोई NADP यहाँ पे लिखा है, NADP। इसी रिएक्शन में पूछ रहा हूँ, NADP इसके साथ बाइंड करेगा डिहाइड्रोजनेज के साथ। तो NADP, अब इस दूसरा रिएक्शन की बात हो रही है ना, तो मुझे बताओ NADP अभी खुद क्या होगा और 13/PgAl खुद क्या होगा? राजेश्वरी सर 13/PgAl का ऑक्सीडेशन होगा सर, और NADP का रिडक्शन होगा। अगर ऐसा है तो सृष्टि इस दौरान 13/PgAl किसकी तरह एक्ट करेगा और NADP किसकी तरह एक्ट करेगा? जल्दी 13/PgA रिडक्टेंट की तरह एक्ट करेगा और NADP ऑक्सीडेंट की तरह। पक्का? हाँ। और फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा? समझ आ रहा है? यही है भैया बायोकेमिस्ट्री, और यही है फोटोसिंथेसिस, और इसी को लोग रटा रहे होते हैं। अभी मैंने चैप्टर हाथ नहीं लगाया है और आपको एहसास दिला दिया है, पूरा चैप्टर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का खेला है। आपको एक एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा क्या? बोलो, अब आपको समझ में आया कि NADP का क्या होना है? NADP का क्या होना है? बोलो, NADPH2 का क्या होना है? ऑक्सीडेशन। कैसे होना है? एक एग्जांपल समझ में आया? फोटोसिंथेसिस वाला एग्जांपल उठाया हूं, और फिर ये मैंने उल्टा करके क्यों बताया, इससे मुझे एक बात बतानी थी। सुना ध्यान से, सुना ध्यान से। जब 13/PgA का हुआ था रिडक्शन तो NADPH2 का एनर्जी कंजर्व हुआ था, तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी लगभग उसमें स्टोर भी जितनी एक NADPH2 में था। राइट? तो उतनी एनर्जी भी इसमें कंजर्व है। रिभा, जब रिएक्शन उल्टा हुआ तो किसका एनर्जी रिलीज होगा, किसमें एनर्जी कंजर्व होगा? सर एनर्जी जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका एनर्जी रिलीज किसका? नाम बोलो, नाम बोलो, नाम। ऑक्सीडाइज NADP हो रहा है तो उसका एनर्जी रिलीज होगा। इसका एनर्जी रिलीज होकर किसमें कंजर्व होगा? सर क्या बोल रहे हैं? इसका एनर्जी रिलीज होकर किसमें कंजर्व होगा? कंजर्व किसमें होगा? किसमें होगा राजेश्वरी? NADP में सामने लिख रखा है, फिर भी नहीं बता पा रही। बताओ, जिसका रिडक्शन होगा उसमें एनर्जी कंजर्व होगा, जिसका उससे एनर्जी रिलीज हुआ है। बोलो। अब इस दौरान मुझे एक बात सिखानी है आपको। क्या सिखानी? सुनना। जब 13/PgAl का रिडक्शन हुआ था तो एक NADPH2 के बराबर इसमें एनर्जी स्टोर हुई थी। इसीलिए जब 13/PgAl का ऑक्सीडेशन हुआ तो एक NADPH2 के बराबर की एनर्जी उससे रिलीज हुई। फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब 13/PgA का रिडक्शन हुआ था तो उसमें एक NADPH2 के बराबर एनर्जी स्टोर हुई थी। इसीलिए जब 13/PgAl का ऑक्सीडेशन हुआ
तो उससे एक NADPH2 के बराबर एनर्जी रिलीज हुई और NADP में जाके कंजर्व हुई और वो एक NADPH2 बन गया। तो मुझे बताओ, अगर इसमें 10 NADPH2 के बराबर एनर्जी घुसेड़ते तो क्या इससे हम 10 NADPH2 के बराबर एनर्जी निकालते कि नहीं निकालते? बोलो, अरे बोलो। यस सर। तो यहाँ से Yes, क्या, यहाँ से क्या शिक्षा प्राप्त होती है? यदि कोई कंपाउंड ज्यादा रेड्यूस्ड है तो वो फ्यूचर में ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा। यदि कोई कंपाउंड ज्यादा रेड्यूस्ड है, उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर है, तो वो फ्यूचर में ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, तो वो ज्यादा नंबर ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। अरे बोलो, अरे बोलो। और यही Yes, कारण है, सुन लो ध्यान से, यही कारण है कि लिविंग वर्ल्ड में सबसे अधिक एनर्जी देने वाला कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फैट है। क्योंकि जब फैट का सिंथेसिस होता है तो उस दौरान सबसे ज्यादा रिडक्शन प्रोसेस फैट के सिंथेसिस के दौरान होता है एज कंपेयर टू प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। सारे बायोमोलिक्यूल में, सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सबसे। और सुन लो, किसी भी बायोमोलिक्यूल, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस का पहला स्टेप ही रिडक्शन होता है। और सुन लो, रिडक्शन के बिना बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस नहीं होता है लिविंग वर्ल्ड में। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस का पहला स्टेप रिडक्शन है। और जितना रिडक्शन लिपिड के बनने में होता है, फैट के बनने में होता है, उतना रिडक्शन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड बनने में नहीं होता है। और यही कारण है कि चूंकि फैट के बनने के दौरान उसको सबसे ज्यादा रिड्यूस करके रखा जाता है, इसीलिए जब फैट ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीडाइड भी सबसे ज्यादा होता है और वो एनर्जी भी सबसे ज्यादा देता है। समय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एनर्जी के अमाउंट की बात कर रहा हूं, समय की बात नहीं कर रहा हूं। अब अगर रेड्यूस ज्यादा है तो ऑक्सीडाइज होने में समय तो सबसे ज्यादा लेगा ही ना फैट, लेकिन एनर्जी सबसे ज्यादा देगा। कितनों को बात समझ में आ गई कि व्हाई फैट प्रोवाइड्स मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सुन लो कान खोल के, मैं कह रहा हूं ना कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के दौरान पहला स्टेप ही रिडक्शन होता है। और वो रिडक्शन जो होता है तो प्रोडक्ट बनता है CH2O, ये रिड्यूस्ड कंपाउंड है। और ये ये रिडक्शन कैसे होता है, किसका होता है, सुन लो ध्यान से। यहाँ रिडक्शन होता है CO2 का और ऑक्सीडेशन होता है वाटर का। और सुन लो, और सुन लो, तो बनता है ये, ऐसा केल्विन साइकिल में होता है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, सुन लो कान खोल के, तंत्र की बात। केल्विन साइकिल के दौरान सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का भी होता है, लिपिड का भी होता है, फैट का भी होता है, न्यूक्लिक एसिड का भी होता है। हाँ, 11th-12th में आपको पढ़ाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, क्योंकि इस दौरान ये केल्विन साइकिल की रिएक्शन है। इस दौरान CO2 में ये हाइड्रोजन घुसेड़ दिया जाता है, CO2 में ये हाइड्रोजन घुसेड़ दिया जाता है और फाइनली बैलेंसिंग रिएक्शन के बाद ये बनता है और इधर साइड में नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है। उसके बाद देख लेंगे उसका क्या होगा नहीं होगा, उसको उस बाद में रिएक्शन को बैलेंस बाद में कर लेंगे। अभी ये समझो। अब मुझे बताओ, इस दौरान ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो इनऑर्गेनिक CO2 है, इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है रिडक्शन। वाटर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। वाटर की एनर्जी कहाँ घुसेड़ी गई है, CO2 में। रेड्यूस्ड कंपाउंड क्या बना है, CH2O। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबका सिंपलेस्ट फॉर्मूला, जो केमिकल फॉर्मूला है, यही है। सबका सिंपलेस्ट फॉर्मूला यही है। और जब सबका आप रियल फॉर्मूला लिखोगे तो आपको सबसे ज्यादा हाइड्रोजन फैट में दिखेगा। इसलिए फैट इज मोस्ट रिड्यूस्ड कंपाउंड। और इसीलिए जब वो ब्रेक होगा तो ऑक्सीडेशन भी उसका सबसे ज्यादा होगा और एनर्जी भी सबसे ज्यादा रिलीज करेगी। बोलो, बात पल्ले पड़ रही है? यानी कि इस रिएक्शन से मैं आपको एक शिक्षा और दे दिया, यदि कंपाउंड सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड है तो ऑक्सीडाइज भी सबसे ज्यादा होगा, तो वो एनर्जी स्टोर भी सबसे ज्यादा करके रखा था और रिलीज भी सबसे ज्यादा करेगा। बोलो, पल्ले पड़ रहा है? क्या है कंसेप्ट? रिवा, समझ में आया यहाँ तक सारी बातें? यस सर। सृष्टि, यस सर। राजेश्वरी, यस सर। अतीक। Yes, sir. और ऐसा नहीं है कि हवा में पढ़ा रहा हूँ आपको, कुछ ऐसा नहीं, सब कुछ नोट्स में लिख के दे रहा हूँ, सब कुछ नोट्स में लिख के दे रहा हूँ। देख लो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, देख लो सब कुछ लिखा हुआ है भैया।
FAD कहाँ काम आएगा, वो कहाँ काम आएगा, वो सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप देख लो वो रिएक्शन जो अभी मैं आपको बता रहा था, और फाइनली वो कंक्लूजन, ये वाला कंक्लूजन, ठीक है। तो वो सिग्निफिकेंट रोल रेड्यूसिंग एजेंट का उसी से मैंने बताया, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको एक बात, अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ, आप पढ़ लेना इत्मीनान से। अगर आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बायोसिंथेसिस में पहला रिएक्शन ही रिडक्शन होता है, उस दौरान ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन होता है तो उसमें एनर्जी स्टोर की जाती है, और उससे कार्बोहाइड्रेट भी बनता है, प्रोटीन भी बनता है, लिपिड भी बनता है, रिंग भी, सब कुछ बनता है उससे, ठीक है। लेकिन ये काम तो ऑटोट्रॉफ करते हैं, ये काम तो ऑटोट्रॉफ करते हैं, ये काम तो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ये काम तो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। तो ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया प्लांट ने, और वो उसको खुद भी यूटिलाइज करेगा अपने एनर्जी पर्पस के लिए, और वो दूसरों को भी यूटिलाइज करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मन में कुछ सवाल आता है, और ये सवाल केवल फोटोसिंथेसिस से नहीं, सेलुलर रेस्पिरेशन से भी जुड़े हुए हैं, कई सारे घने सारे सवाल हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आपको अब ये समझ में आ गया कि रेड्यूसिंग पावर का क्या रोल है और रिडक्टेंट का क्या रोल है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इसकी बात जहां से कहानी स्टार्ट हुई थी, जो ये रेड्यूसिंग पावर बना है। अरे जो ये रेड्यूस्ड कोएंजाइम बना है, क्या ये यहाँ पे रिडक्टेंट क्या ये रिडक्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है? यस और नो? अरे यस और नो बोलो ना, कर रहा है? क्या आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आया? अगर ये नहीं रहा तो फिर किसी का रिडक्शन कैसे होगा, और अगर किसी का रिडक्शन नहीं होगा तो किसी में एनर्जी स्टोर कैसे होगा? कुल मिला के NADPH2 या कोई भी रेड्यूस्ड कोएंजाइम का रोल यही है कि वो पहली बात किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के दौरान डायरेक्टली एज अ रिडक्टेंट वर्क करता है, और अगर डायरेक्टली एज अ रिडक्टेंट वर्क करता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है रिडक्शन, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एनर्जी स्टोर की जाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एनर्जी स्टोर की जाती है। ये सब कुछ मैं भूमिका बांध रहा हूँ, ये कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, कभी इधर से एग्जांपल उठा रहा हूँ, कभी उधर से उठा रहा हूँ। अच्छा सुनो, इसका जो NADH2 है, ये NADH2, इसका भी मैं आपको एक स्टेप बता दूं, कहाँ पे ये ऑक्सीडाइज होगा, बता दूं, एक स्टेप बता देता हूँ, सुन लो। क्रेब्स साइकिल में एक रिएक्शन है आइसोसाइट्रेट, वहां पे NADH2 कन्वर्ट होगा नहीं रुक जाओ, वहां नहीं, मैं इसका रिएक्शन बता रहा हूँ, रुक। इसका, जैसे मैंने इसका बताया ना फोटोसिंथेसिस के दौरान, इसका बताता हूँ कि कहां पर NAD से NADH2 बन सकता है। क्रेब्स साइकिल में एक रिएक्शन होगा जहां आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में, सक्सिनिक एसिड में, सक्सिनेट में, सॉरी ऑक्जेलो सक्सिनेट में ना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, सॉरी एक मिनट रुक जाओ। आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो एसिटेट में, ऑक्जेलो एसिटेट में, ठीक है, ऑक्जेलो एसिटेट में। मैं रिएक्शन सही कह रहा हूँ ना, एक मिनट रुक जाओ, गलत ना बोल दूं, कई बार ध्यान से उतर जाता है। हाँ, ऑक्जेलो सक्सिनेट में, ठीक है, ऑक्जेलो सक्सिनेट में, वो तो ट्रिक के जरिए पूरा मैं आपको रिएक्शन याद करवा दूंगा, ऑक्जेलो सक्सिनेट में, ठीक है। तो आइसोसाइट्रेट जब कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो सक्सिनेट में, इस दौरान NAD कन्वर्ट होता है NADH2 में, और फिर ये NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर जाकर होता है ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। ये सब बात मैं इधर उधर से एग्जांपल उठा के अभी बता रहा हूँ, ये सब अपने जगह पे समय पे आएगा, क्रेब्स साइकिल में आएगा ये, जैसे अभी मैंने आपको ये रिएक्शन बताया ना, ये फोटोसिंथेसिस में आएगा। फाइनली आज के लेक्चर को मैं समराइज कर रहा हूँ, आज के लेक्चर का समरी ये है, ऑक्सीडेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, रिडक्शन के दौरान एनर्जी कंजर्व होती है, यही आज के लेक्चर का समरी, और कुछ भी नहीं सिखाया आज, यही सिखाया है आज, और कुछ नहीं सिखाया। बाकी जो भी एग्जांपल मैं उठा रहा हूँ ना, वो सब अपने समय पे फिर से आने वाला है, सारा एग्जांपल आने वाला है फिर से। अगर आपको इतना समझ में आ गया हो, तो मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो। सृष्टि को डाउट है? नो सर। राजेश्वरी को डाउट है? नो सर। रिभा को डाउट है? नो सर। अतीक को डाउट है? नो सर। चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो मेरे कुछ सवाल हैं, और आप इस सवालों का जवाब दे दो। अगर आप इस सवालों का जवाब देने में सक्षम है, दैट मीन्स आप मेरी बातों को समझे हैं, रट्टू तोते की तरह रटे नहीं है। अगर आपको समझ आया होगा तो बस भेजा लगाने की जरूरत है, उसके लिए भेजा होना भी चाहिए, ठीक है। पहला सवाल, हमने जो खाया
वो कहाँ से आया, मतलब हम जो खाते हैं वो कहाँ से आते हैं, दिमाग लगा के बताओ। सिंपल सवाल है, क्योंकि आप फूड खाते हैं, बात सही है, आप घास खाएं मांस खाएं, आप खाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप खाते हैं प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड, घास खाएं मांस खाएं, क्योंकि आपने जो मांस खाया उसने भी घास ही खाया था। अगर मांस खाने वाले ने मांस खाया था तो जिसका मांस खाया था उसने घास खाया था। अल्टीमेटली हर कोई घास ही खा रहा है। आप मांस खाए घास खाएं, फाइनली आप ऑर्गेनिक कंपाउंड खा रहे हैं। ठीक है, ये वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन का ज्ञान मत पेलो। ठीक है, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड खाते हैं, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड खाते हैं। ठीक है, कोई सिंपलेस्ट फॉर्म खाते हैं और कोई हाईएस्ट फॉर्म खाते हैं, और हाईएस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को खा के डाइजेस्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, भाषण ना मारो कि हम वेजिटेरियन है और हम ये है वो है। ये बोलो ना कि तुम्हारे एंजाइम इतने एफिशिएंट नहीं है कि तुम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइजेस्ट कर पाओ। अपना शर्म बात क्यों छुपा रहे हो, डायरेक्टली बोलो कि हमारा एंजाइम इतना एफिशिएंट नहीं कि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइजेस्ट कर पाए, इसलिए हम वेजिटेरियन है। ठीक है, बाकी खाते सब वही हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड खाते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ हमने जो खाया वो कहाँ से आया, सिंपल सवाल। सो प्लांट से प्लांट आया। से आएगा, हाँ, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान वो प्रोडक्ट हमने जो खाया, इस सवाल का जवाब है हमने जो खाया वो प्लांट से आया। हमने जो खाया वो प्लांट से आया। नेक्स्ट सवाल, प्लांट ने इसको कैसे पाया? बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन प्लांट ऑफ, ने इसको फोटोसिंथेसिस करके बनाया, यस, और इसीलिए प्लांट फोटो ऑटोट्रॉफ कहलाया। प्लांट ने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया, कुछ खुद भी खाया और कुछ हमें भी खिलाया। इस कदर ऑर्गेनिक फूड हमारे पास आया। फाइनली इस सवाल का जवाब आपके सामने लिखा हुआ है, आप घर पे बैठ के इसको पढ़ के बेरोजगारी दूर करना। नेक्स्ट सवाल, हमने जो खाया, खा तो लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, घास का मांस का ऑर्गेनिक कंपाउंड खाते हो। हमने जो खाया, हमने उससे क्या पाया? कह रहे हैं भूख मिटा, फर्जी जवाब ना दें। एनर्जी पाया। एनर्जी ही एनर्जी। केवल नहीं पाया, यही तो गलत आप समझ पाया। और हमने जो और खाया, हमने उससे केवल एनर्जी नहीं, प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट भी पाया। हम जो खाते हैं दैट इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी। कंसेप्ट को बदलिए, समय आ गया बदलने का। हम जो खाते हैं दैट इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी बट ऑल्सो द सोर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। आपको मैंने सेल पढ़ाया है, प्रोटोप्लाज्म पढ़ाया है, और आपको पता है प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या एलिमेंट चाहिए प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस के लिए। हमारे सेल के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होगा, रीअरेंजिंग होगा उसका, उसके लिए एलिमेंट चाहिए। तो वो एलिमेंट भी उसी फूड से मिलेंगे और एनर्जी भी उसी फूड से मिलेगा। मतलब हम जो खाते हैं दैट इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑल्सो द सोर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हमने जो खाया, हमने उससे एनर्जी भी पाया, ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट भी पाया। नेक्स्ट सवाल, हमने जो खाया, हमने उससे एनर्जी पाया, उसमें एनर्जी कहां से आया? हमने जो खाया, सनलाइट से। शाबाश, हमने जो खाया, हमने उससे एनर्जी पाया, उस